और चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में महामंथन चल रहा है। कयास ये लगाया जा रहा है कि इस महामंथन के बाद शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच तकरीबन पौने 2 घंटे तक मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई है। इससे पहले सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। यहां घंटों मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चा की गई है। दिल्ली में सीएम के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। करीब पौने 2 घंटे तक यहां अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में के 2 घंटे की जो मुलाकात हुई इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीच में आए थे और जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको लेकर चर्चा की गई है। अब रात के पौन बज रहे हैं, पूरा काफिला अब यहां से गया है। इससे पहले शाम 7 बजे से मुख्यमंत्री लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सबसे पहले बीएल संतोष के यहां गए, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, फिर करीब 8:15 बजे से पौने 11 बजे तक जेपी नड्डा के आवास में चर्चा की गई और उसके बाद से यहाँ पार्टी गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात रही। विस्तार को लेकर जो मंत्रिमंडल का होने वाला है उस पर चर्चा की। इसी दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ थे। तो यहाँ अब ये माना जा रहा है कि जो विस्तार का स्वरूप होगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, वो तय हो चुका है। अब सिर्फ एक औपचारिकता है। कल मुख्यमंत्री जब भोपाल पहुंचेंगे तो वो उसका ऐलान कर देंगे कि क्या होना है, जबकि कहा यह जा रहा है कि अभी जाने से पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। कैमरामैन कार्तिक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और माना यह जा रहा है कि कल हो सकता है शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम आज भोपाल लौट आएंगे। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नाम तय हो गए हैं, ये माना जा रहा है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद आज वापस सीएम शिवराज भोपाल लौट आएंगे और कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लगातार ये बात कही जा रही थी। हालांकि राज्यसभा चुनाव तक एक खास रणनीति के तहत ये जो तमाम कवायद है रोकी गई थी। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, 2-3 बातें हैं जो ये इशारा कर रही हैं या कहें कि पुख्ता कर रही हैं। एक तो सीएम शिवराज मीडिया से मेरा ख्याल है बिना बात किए हुए निकल लिए। इसके बाद लंबा महामंथन हुआ है और राज्यपाल की जिम्मेदारी भी आनंदीबेन पटेल को दे दी गई है। अनुराग, बिल्कुल ललित, अब ये लगभग तय हो चुका है कि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो जाएगा और इसको लेकर जो खबरें निकल कर आ रही हैं, कल तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की। काफी लंबी मुलाकात हुई थी और इसमें इस बात को लेकर मंथन किया गया था कि राज्य स्तर पर जिन नामों को लेकर सहमति बनी है उनमें से कौन कौन से नाम शामिल हैं, जाति समीकरणों को किस तरीके से साधा जा रहा है, किस तरीके से क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की जा रही है और सबसे अहम जिन 16 जिलों में और 24 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होना है, उन इलाकों से कितने चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और इसके अलावा सिंधिया समर्थक जितने चेहरे हैं उनको में से किस किस को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर काफी लंबा मंथन हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ भी मुख्यमंत्री की काफी लंबी चर्चा हुई है और उसके बाद अब खबर इस बात को लेकर है कि नामों को लेकर सहमति बन चुकी है। आज भी मुख्यमंत्री कुछ नेताओं के साथ दोबारा मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की खबर निकल कर आ रही है और उसके बाद वो भोपाल लौटेंगे और उसके बाद तय हो जाएगा कि कल या परसों 1 या 2 दिन के अंदर ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जिस तरीके से राज्यपाल का प्रभार आनंदीबेन पटेल को दिया गया है उसके बाद भी ये साफ हो गया है कि 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। हमारे सहयोगी अशरफ वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशरफ, एक तो अपडेट आपसे चाहेंगे और ये बहुत कम ही होता है कि सीएम शिवराज बिना जवाब दिए हुए निकल जाएं। कम से कम हाथ जोड़कर ये तो बोल ही देते हैं कि सौजन्य मुलाकात थी। एक खास बात और, इस लंबे महामंथन के पीछे एक महत्वाकांक्षी राजनेता जो अब नए नए बीजेपी में आए हैं, तय है कि महामंथन उन्हीं की वजह से हो रहा है।
बिल्कुल ललित, ये एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि इनके सामने सिर्फ एक कैबिनेट विस्तार नहीं, कैबिनेट विस्तार इस तरह का किया जाएगा जिस पर उपचुनाव की छाप लगी हो, क्योंकि पार्टी को और सरकार को उपचुनाव भी जीतना है। तो इस वजह से बहुत ऊपर कदम रखे जा रहे हैं। एक एक कदम पर बार बार बातचीत की जा रही कि हम गलत तो नहीं है। अब इसका उदाहरण इसी तरह से देखिए कि रात करीब 8:15 बजे से और 11:15 बजे के आसपास तक जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री अमित शाह के घर चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद फिर जेपी नड्डा उनके घर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जेपी नड्डा फिर आते हैं और सभी नेताओं के साथ अमित शाह के साथ फिर बैठक होती है। तो ये देखिए कितना गंभीर मामला है। अभी आप 2, सवा 2 या 2.5 घंटे आप बात करिए और फिर आप जेपी नड्डा के साथ आप अमित शाह के साथ घर पहुंच गए, वहां बात हो रही है। तो सरकार कहीं कोई चूक नहीं करना चाहती, जाहिर तौर पर। अनुराग, एक अच्छी बात जो अभी जिक्र कर रहे हैं अशरफ, असंतुलन, और इसी को साधने की एक्सपर्ट है बीजेपी। तो अब जब ये मंत्रिमंडल, या जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि कल ये हो सकता है, ये बहुत दिलचस्प होगा। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए संतुलन बनाना ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, न सिर्फ जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, बल्कि जो संतुलन पार्टी के अंदर नेता चाह रहे हैं उस संतुलन को साधना भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार के नाम तय करने को लेकर इतना लंबा समय बीजेपी को लग गया। और बार बार जिस तरीके से कांग्रेस के नेता आरोप लगाते आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो बीजेपी के अंदर एक बड़ा विस्फोट होगा, असंतुष्टों की सूची जो है कांग्रेस ने भी तैयार करके रखी है। कांग्रेस की नजर उन नेताओं पर भी है जो कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी से खफा हो सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश इसी बात को लेकर है कि उप चुनाव से पहले किसी तरीके का असंतोष पार्टी के अंदर न उभरे, सीनियर लीडर को किस तरीके से पार्टी में शामिल किया जा सकता है, नए चेहरों को लेकर जिस तरीके का दबाव है, वो एक सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के पास है। लेकिन बीते कुछ दिनों में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि कुछ चेहरों को मनाया जाए, उनको ये बताने की कोशिश लगातार की जा रही है कि आप यदि मंत्रिमंडल से बाहर रहते हैं तो उसके बाद भी पार्टी में आपका कद कम नहीं होगा, आपको कहीं और एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इन तमाम बातों की जो कवायदें बीते कुछ दिनों से लगातार जारी रही है। और अब जो निगम मंडल का स्कोप बाकी है। आपने जानकारी भी दी थी कि सहकारी बैंकों के अध्यक्ष वाला मसला भी है, वरना मनाना जरूरी है, वरना गलती से मिस्टेक हो जाती है, क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है कभी कभी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग लेकिन हमारे साथ बने रहेंगे। अनुराग से एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे और फिर चर्चा उनसे करेंगे। भोपाल से बड़ा अपडेट आपको दे दें, आनंदीबेन पटेल, इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं, अब फिर से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी फिलहाल आनंदीबेन पटेल के पास है और अब मध्य प्रदेश का भी उन्हें प्रभार मिला है। चूंकि राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ हैं, उनका उपचार चल रहा है लखनऊ में, और यही वजह है कि आनंदीबेन पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार दिया गया है। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। अनुराग, आनंदीबेन पटेल, वैसे इस तरह की जब भी सिचुएशन आती है, आनंदीबेन पटेल उसे डील बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए अहम मामला है क्योंकि कई जो फाइलें हैं वो राज्य सरकार की राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए जाती हैं, लेकिन अभी राज्यपाल के स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुछ फाइलों को लखनऊ ले जाया जा रहा है उनसे अनुमति लेने को लेकर। लेकिन सबसे अहम विषय यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और राज्यपाल ही जो है नए मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो ऐसे में लालजी टंडन के अस्वस्थ होने से मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी असर हो सकता है और यही कारण है कि अब जो है आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल नियुक्त किया है तब तक के लिए जब तक लालजी टंडन स्वस्थ नहीं हो जाते। और सबसे अहम कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आनंदीबेन पटेल का अहम रोल होगा। वो खबर इस बात को लेकर है कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीख तय होती है, समय तय होता है, उसके बाद आनंदीबेन पटेल भोपाल आएंगी और यहाँ पर राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो काफी अहम है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आनंदीबेन पटेल को इस बात की जिम्मेदारी दी। जी, वैसे तो उपचुनाव भी सामने है,
कभी कभी तो कुछ एक राज्यपाल ऐसे भी रहे हैं जो सीधे वोट मांग लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चर्चाएं आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार है और इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मंत्रिमंडल में मंडला जिले को भी प्रतिनिधित्व दिलाने की इच्छा जताई है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री और जो ठीक प्लेटफॉर्म होगा वहां पर ये सलाह देंगे कि जिले से कोई ना कोई मंत्री जरूर बने। हम लोग कह सकते हैं अपने जिले का भी मंत्री बनना चाहिए। ये हम लोग हमेशा से इस पक्ष में रहते हैं और इसलिए आज भी हमारी सलाह बहुत महत्वपूर्ण रहती है। देखिए हम सलाह दे सकते हैं, मैंने कहा कि ये बनना चाहिए, हमारी बात हम पहुंचाएंगे ठीक प्लेटफार्म में, परंतु निर्णय करने का अधिकार मुख्यमंत्री का है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात करके और मेरिट के आधार पर उनको स्थान दिया जाता है और सरकार में हिस्सेदारी होती है। चलिए राष्ट्रभक्ति की परिभाषा की तरफ चलेंगे। साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति पर सांसद प्रज्ञा ने सवाल उठाए हैं। विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस में ना तो सभ्यता है ना संस्कार है, राष्ट्रभक्ति कहां से आएगी? जो 2 देशों की सदस्यता लेकर बैठा हो उसमें राष्ट्रभक्ति आएगी कहां से? कांग्रेस को तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उसको तो ना तो बोलने की सभ्यता है, ना उनकी पार्टी में संस्कार है और ना ही उनके पार्टी में देशभक्ति है। और मैं एक ही बात कहूंगी, देशभक्ति आएगी कहां से? जब 2 देशों की सदस्यता लेकर के रहेंगे। चाणक्य ने कहा था इस भूमि का पुत्र ही इस देश की रक्षा कर सकता है। विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न कभी कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी सांसद केपी यादव की तारीफ की है। केपी यादव वही सेल्फी वाले। लक्ष्मण सिंह ने सांसद केपी यादव को सकारात्मक और सरल व्यक्ति बताया। हालांकि लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर निशाना साधा और कहा कि महेंद्र सिंह उपचुनाव हार रहे हैं। करूंगा हमारे सांसद जी की, भले ही भाजपा के हैं लेकिन ये सुलझे हुए हैं और उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव तरीके से कल पार्टी का मीटिंग का संचालन किया। वो अध्यक्ष होते हैं योजना समिति के। तो कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप ये मत सोचिए कि अब आप पे कोई मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा, सरकार नहीं है तो, और संजू जी ये कर लेंगे, संजू जी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संजू जी इस चुनाव में हार रहे हैं। इधर गुना में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मण सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने खूब चुटकी ली। हालांकि इस दौरान लक्ष्मण सिंह ने कुछ ऐसा भी कहा जिसके आरोप कांग्रेस पर अक्सर लगते हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कोई भी परिवारवाद को गलत परंपरा उन्होंने बताया और कहा कि कोई भी पार्टी परिवार पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। वर्षों तक हम गुना में एक ही बात सुनते रहे, महाराज आए, महाराज गए, महाराज ने इसकी तरफ देखा, महाराज ने उसकी तरफ नहीं देखा, इसने पैर छुए, इसने नहीं छुए। आज महाराज का मूड बड़ा खराब है तो आज महाराज को पेट थोड़ा खराब है तो इन बातों से क्या विकास होता है? ये जो नया संगठन हम बना रहे हैं इसको भी हमारे परिवार पर केंद्रित मत करना, ये गलत परिपाटी है। कोई पार्टी किसी परिवार पर केंद्रित नहीं होती है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कमलेश्वर पटेल ने 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। सीधी पहुंचे कमलेश्वर पटेल ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया जी का कोई सिद्धांत नहीं है। जब चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, अगर उनका सम्मान नहीं होगा और जो अभी सदन के सदस्य भी नहीं हैं, जब वो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो स्वाभाविक रूप से जो चुने हुए लोग हैं उनको पीड़ा होगी, और जब पीड़ा होगी तो शांति से तो नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ हम समझते हैं कि हलचल भी होगी। और दूसरा, उपचुनाव तो होने दीजिए, उपचुनाव होने दीजिए। 24 की 24 जगह कांग्रेस
पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि वहाँ जनमत कांग्रेस पार्टी के विधायक को दिया था, ना कि व्यक्तिगत दिया था। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बड़ा अपडेट इंदौर से आपको बता दें, अब सभी कर्मचारियों की उपस्थिति जरूरी होगी। आज से सरकारी दफ्तरों में 100% स्टाफ आएगा। कलेक्टर ने शनिवार को यह आदेश जारी कर दिया था। अब तक 50% कर्मचारियों के जरिए ही काम करवाया जा रहा था। 50% कर्मचारी ही दफ्तर पहुंच रहे थे। कोरोना संक्रमण के चलते व्यवस्था बनाई गई थी, अब इसमें तब्दीली की गई है। सीधा आपको इंदौर लिए चलेंगे, सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आज से 100% अटेंडेंस पर सवाल ये कि 50 को ठीक डबल करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बिल्कुल चुनौती तो है, क्योंकि आज भी 49 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और लगातार मरीजों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही, कम नहीं हो रही है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चुनौती बड़ी है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, लेकिन जो रफ्तार है आर्थिक राजधानी की वो भी रुकी पड़ी है, उसको भी तेज करना है। इसलिए आज से 100% उपस्थिति के साथ सरकारी, अर्ध सरकारी और निगम के कार्यालय खोले जाएंगे। हम आपको बता दें कि जब लॉकडाउन हुआ था तब ये कार्यालय बंद कर दिए गए थे और करीब 1 महीने पहले 50% उपस्थिति के साथ इन कार्यालयों को खोला गया था, लेकिन उसमें भी कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा था, लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे। यही कारण था कि अब इनको खोलने की मजबूरी है। हालांकि कोरोना का संकट इंदौर से अभी टला नहीं है, कोरोना का संकट लगातार बना हुआ है, मरीज भी मिल रहे हैं, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी, साथ ही कर्मचारियों को भी एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि जब वो ऑफिस पहुंचेंगे, ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे तो कोरोना का संक्रमण और तेज होगा। ऐसे में उन्हें जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, इन सब का पालन करना होगा। और जो उस ऑफिस में लोग पहुंचेंगे उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी भी इंदौर रेड जोन में है और कोरोना का संकट अभी भी बना हुआ है। एक इशू अटेंडेंस को लेकर भी होगा, थंब अटेंडेंस अलाउ नहीं है केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक। अरुण, बिल्कुल देखिए, थंब अटेंडेंस अलाउ नहीं है। हालांकि कार्ड बनाने की बात की जा रही थी कि जो कार्ड है उनको स्वैप किया जाएगा, लेकिन अभी तक इतनी जल्दी वो भी नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में अटेंडेंस जो रजिस्टर में है उसमें वो दर्ज होगी और जो कर्मचारी हैं वो अपनी अटेंडेंस रजिस्टर में दर्ज करा सकेंगे। वो भी सैनिटाइज किया जाएंगे और जो भी कामकाज की चीज़ें हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। तो जहाँ भी वो बैठेंगे, जो भी दफ्तर होंगे, उनको भी सैनिटाइज पहले भी किया जा चुका था, अब दोबारा से उनको सैनिटाइज करके ही उनको खोला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। शनिवार को ये आदेश दिए गए और आज से 100% अटेंडेंस। इधर सीधी में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। शव वाहन मिला नहीं और इसके चलते ठेले पर शव को ले जाना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए। गरीबी की वजह से ये इतना काफी नहीं है, अभी सुनिए, बदकिस्मती की ये दास्तान बहुत लंबी है। गरीबी की वजह से जो मृतक है उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। दाह संस्कार करने की परंपरा है वो नहीं हो पाया और आखिरकार शव को नदी में प्रवाहित करना पड़ा। कानूनन ये जुर्म हो सकता है, पर सामाजिक तौर पर आप इसे गुनाह कैसे कहेंगे? कोटहा का रहने वाला ये परिवार है। महिला लंबे अरसे से बीमारी से पीड़ित थी। महिला की मौत के बाद परिजनों ने नगर पालिका से मदद मांगी, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। तो इस तरीके से पहले तो शव को ले जाया गया, उसके बाद दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं, गरीबी ऐसी, मुफलिसी ऐसी, लिहाजा इसे नदी में बहा दिया गया। पैसा वैसा नहीं रहा, सब हाँ मजबूरी है तो का क्यों जाए, हमार बहनी नहीं आए तो नगर पालिका वाले वाहन नहीं दिए? कहा कहीं ना है भाई, तो वाहन न मिल पाए। कहाँ से लाश लेके आई अपना? कोटहा से लेके। सीधी कोटहा? कहाँ लेके जाओ? सोन किलोमीटर 4-5 किलोमीटर तो आए गए हो, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। हाँ।
खबर इंदौर से। जीतू सोनी की गिरफ्तारी में गुजरात के एक पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। जीतू के भाई महेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए फार्म हाउस से ये फरार हुआ था और जीतू सोनी राजकोट के पुलिसकर्मी ने दबिश की सूचना लीक कर दी थी। जांच में ये खुलासा हुआ है। राजकोट क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी प्रद्युम्न सिंह झाला को सस्पेंड कर दिया गया है। दोबारा दबिश से पहले इंदौर पुलिस ने गुजरात पुलिस को सूचना ही नहीं दी। सीधी दबिश देने पर यह कामयाबी मिली है। इससे पहले भी दबिश दी गई थी पर सूचना लीक कर दी गई थी। जिसने सूचना लीक की उसे सस्पेंड किया गया है। प्रद्युम्न सिंह इसका नाम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।